तो चलिए आज आप सभी के लिए हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और इसमें आपको हिंदी का 25 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए हिंदी का ये आपको याद करके जाना होगा, आपको याद कर लेना होगा, तभी आप हिंदी में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हम शुरुआत करते हैं हिंदी का। और इसी तरह आप सभी का बहुत सारा सेट मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा साथी। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर देने के लिए तैयार रहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है या डायरी है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य ये एक क्या है? तो ये एक निबंध है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइएगा आंसर कमेंट में दीजिएगा कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? आपको जो विष के दांत कहानी है बाबू, इसमें आपको बताना है कि किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का या वंचित वर्ग का? तो आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बिल्कुल पढ़ेंगे कि इसमें मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करने का प्रयास किया गया है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तीसरा नंबर है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी बाबू? आप लोग बताइएगा, 2 बेटी थी, 3 बेटी, 4 या 5 बेटी था? चलिए कमेंट सभी का आना चाहिए, सभी स्टूडेंट को आंसर देंगे तभी आप लोग बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, 450 प्लस करना आप लोग का लाने का टारगेट है, तो आंसर देना पड़ेगा। और टाइम आप बहुत ही कम बचा है और याद कर लेना है। ठीक है, वीडियो में ही एकदम एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखना है, 2 बार नहीं 3 बार देखना है, लेकिन याद कर जाना है। ठीक है, सेन साहब की आपको याद रखना है 5 बेटी था। कितना था? 5 बेटी था, यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है मेरे साथी? तो याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे के लेखक आपको पता होगा, मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है बाबू? भावात्मक है, विवरणात्मक है, ललित है या विवेचनात्मक है? तो आप लोग को पता होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस प्रकार का निबंध है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक है एक कि नाखून में हम क्या लगाते हैं? ललता लगाते हैं, इसलिए ये ललित है। ये एक प्रकार का क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? आपको बताना है कि मनुष्य जो है इसको नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में? तो आपको पता होगा कि जब मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में था, ताकि वो शिकार कर सकता था, ठीक है, अपना भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, जंगली जीवन में। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगा रहे सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले थे? नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख था हमें कहाँ से मिले थे? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? तो आपको याद रखना है साथी कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख थे ये हमें दक्षिणी भारत से मिले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत। 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो देखिए बहादुर जो था ये अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। ठीक है, क्या हो गया था? माँ की मार के कारण ये अपने घर से भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की बहादुर कौन था? तो बहादुर आपको पता होगा बाबू, ये एक क्या था बाबू? ठीक है, चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था? तो आप सभी को याद रखना ये एक नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। ऑप्शन नंबर सी एकदम रट जाना है, याद कर जाना है। हिंदी में जितना हम करा रहे ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर है परंपरा। लेकिन क्या होगा कि जो हम वीडियो हिंदी में देंगे आपको देखना पड़ेगा सारा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए ये नहीं सोचिए और लास्ट में सब्जेक्टिव भी देंगे। गेस क्वेश्चन। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है या भीमराव अम्बेडकर है?
तो आपको याद रखना है परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है इसके लेखक रामविलास शर्मा है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर सी, चलो ना चांद के पार। यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है, निबंध है साथी, आत्मकथा है या संस्मरण है? आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा बाबू तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सभी साथी को कमेंट करना है, लाइक का बटन तो दबाना है और शेयर करना है। ठीक है, सपोर्ट भी करना तो है आपको। तो 11 का याद रखिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की, यह साक्षात्कार है बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर है कि एवेन्यू कहाँ अवस्थित है? तो मेरे साथी आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको शेयर करना है। ठीक है, एवेन्यू आपको याद रखना है, ये भारत में स्थित है और आपके एग्जाम तक हम ऐसा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे कि एकदम बेहतरीन एकदम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जाइए और एग्जाम दे कर आइए। ठीक है, इस तरह के लेवल तो आपको शुरू से जुड़ना है। मछली कहानी किस वर्ग, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णन किया गया है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का या मजदूर वर्ग का? तो आपको याद रखना है जो मछली कहानी में यहाँ पे मध्यम वर्ग का जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, यतीन्द्र मिश्र हैं, अशोक वाजपेयी है या अमरकांत है मेरे साथी। तो याद रखिएगा नौबत खाने में इबादत के जो लेखक है वो है यतीन्द्र मिश्र है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है साथी, एकदम याद कर लेना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। चलिए महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम एवं बढ़िया शिक्षा क्या किसे कहा गया है? आध्यात्मिक शिक्षा को, यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसक प्रतिरोध को या साक्षरता को? तो देखिए बाबू, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और सबसे बढ़िया जो शिक्षा कहा गया है किसे कहा गया है? तो अहिंसक प्रतिरोध को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचना कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचना इन चारों में से कौन है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है मारता है या मोह असुआ निहि लय बरसो या जो नर दुख में दुख नाही माने या ऑप्शन नंबर डी स्वदेश। तो देखिए गुरु नानक का जो रचना है बाबू इसमें वो क्या है? जो नर दुख में दुख नाही माने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है, भारत में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है या नेपाल में है? तो याद रखिएगा नाना काना जो अवस्थित है ये पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। 18 नंबर प्रश्न की रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? ठीक है, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो आपको याद रखना बाबू ये राधा को कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर है, मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बताइएगा कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए? जो घनानंद थे शिष्य के द्वारा, राजा के, दूसरे कवि के द्वारा या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा? तो जो घनानंद थे ये किसके? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? मेरे साथी आप लोग एक बार बताइए तो कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा जो स्वदेशी है ये प्रेम घन की रचना है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद कर जाइए, घोल कर पी जाइए। क्या 21 नंबर प्रश्न है कि डफाली का अर्थ क्या होता है? देखिए डफाली का जो अर्थ एक तरह से होता है वो होता है बाजा बजाने वाला। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? बाजा बजाने वाला। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो आपको पता होगा कि भारत माता का जो आंचल है बाबू वो क्या है? तो धूल भरा है, धूल से भरा है बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे सबसे शक्तिशाली कहा है? तो आपको पता होगा कि जनतंत्र का जन्म में कविता में कवि ने सबसे शक्तिशाली जनता को कहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा के कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हिरोशिमा के जो कवि थे वो थे अगेय जी थे। ठीक है, कौन थे? अगेय थे, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये एक वृक्ष की जो हत्या है कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा से, ग्राम्या से, इन दिनों से या चिंता से? यानी 25 का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग को इसका कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।